तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का पेपर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे यह सब्जेक्ट है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप रांची यूनिवर्सिटी में हो या फिर एनपीयू में हो या फिर एसकेएमयू में हो या फिर केयू में हो, बीबीएमकेयू में, वीवीयू में, कहीं पर भी हो, अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस है तो आपका जो है काम देगा। ठीक है, तो बीए बीकॉम बीएससी सभी के लिए कंपलसरी है एंड सेमेस्टर 2 में यह सब्जेक्ट है। ठीक है, कंपलसरी सबका। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे मैं टोटल 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको केवल सब्जेक्टिव में दे रहा हूँ। कल मैं इसके लिए एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाऊंगा स्पेशल। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आज दे दूंगा आपको इन सभी का। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, और आपको इसका नोट्स भी दे दिया जाएगा पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, अगर आपने अभी कोई गैस पेपर नहीं खरीदा है तो ख़रीद लीजिएगा। ठीक है ना, और अगर बुक खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक अवेलेबल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और एक दो डाउट है, और डाउट को पहले क्लियर कर लेता हूँ यार, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि क्या पेपर इंग्लिश में आएगा या हिंदी में भी आएगा। ठीक है, क्या सब्जेक्टिव में आएगा या ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो पहली बात यह पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव में ही आएगा 100%। ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस में अगर सब्जेक्टिव में हो फिर भी यह ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितना भी यूनिवर्सिटीज़ में है सब में सब्जेक्टिव बोला गया था और सब में ऑब्जेक्टिव यही आया है। तो आपका सब्जेक्टिव बोल रहा है चाहे ऑब्जेक्टिव ही आएगा मैथ का पेपर। ठीक है, और दूसरी बात, तो पेपर इंग्लिश में हो गया या हिंदी में, तो देखिए पेपर यह डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी में। हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, लेकिन अभी तक 2 यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो चुका है और दोनों में इंग्लिश ही पूछा है। ठीक है, इसलिए आने की संभावना अब इंग्लिश में ही है, लेकिन आंसर क्वेश्चन जो है दोनों में ही होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू द जो एक होता है ना नियम कानून कायदा, उसके अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, क्योंकि यह भाषा का पेपर नहीं है। भाषा को पेपर छोड़ के बाद बाकी सभी पेपर को हिंदी और इंग्लिश देने का प्रावधान है, स्पेशली हमारे झारखंड में। ठीक है, क्योंकि झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्टैटिक्स। तो इसको पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगला है हमारा, सीधे शब्दों में प्रायिकता को परिभाषित करें। ठीक है, डिफाइन प्रोबेबिलिटी इन सिंपल टर्म। और एक निश्चित प्रायिकता की संभावना कितनी होती है, एक अनिश्चित प्रायिकता की संभावना कितनी होती है। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सांख्यिकी में जनसंख्या और सैंपल के बीच अंतर को समझाइए। ठीक है, और डायरेक्टली पूछ सकता है कि इनमें अंतर क्या होता है, और ऑप्शन दे देगा ये और इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। ये सभी का नोट्स मैं दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, दायरा की परिभाषा और इसका महत्व बताइए। ठीक है, क्षेत्र जिसको बोलते हैं, और रेंज भी बोल सकते हैं आप, कि क्षेत्र की परिभाषा रेंज की परिभाषा करें और इसका महत्व बताएं। इंग्लिश में है कि डिफाइन रेंज एंड एक्सप्लेन इज सिग्निफिकेंस। देखिए रेंज क्या होता है, जैसे हम लोग बनाते हैं कोई 20 से 25। ठीक है, ये डाटा होता है 25 से 30, बारंबारता अगर आपने पढ़ा होगा 30 से 35। ठीक है, तो यहाँ पर डैश डैश होता है बीच में, तो इसमें कितना का रेंज है, 5 का रेंज है, तो ये वही हो गया रेंज। ठीक है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा को जब करते हैं, 30 में 25 माइनस कर दिए ऊपरी सीमा से निम्न सीमा को, तो आ जाता है हमारा रेंज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक डेटा सेट में मानक विचलन क्या मापता है। ठीक है, एक डेटा सेट में मानदंड क्या मापता है। मानक विचलन बोलिए चाहे मानदंड, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट डज द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर इन अ सेट ऑफ डाटा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपको 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन अगर मैं करने लगा ना एक एक लाइन पढ़ के, तो 3-4 घंटा से भी पार जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग खुद इसको कर लीजिएगा। मैं केवल क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इसी से क्वेश्चन आपको सेट करके देना होगा। मीन डेविएशन एंड वेरिएशन से कैसे भिन्न है। ठीक है, हाउ इज मीन डेविएशन डिफरेंस फ्रॉम वेरिएशन।
और इसका आंसर आपको इतने शब्दों में किया गया है। अगर आपके एग्ज़ाम में बाय चांस सब्जेक्टिव भी आ जाता है, जो कि संभावना नहीं है, फिर भी आ जाता है, और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो सच बता रहा हूँ आप एक सब्जेक्टिव में गर्दा उड़ा दीजिएगा। और सब्जेक्टिव आएगा ना इस तरह से, तब तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव आ गया तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगला है, एक यादृच्छिक प्रयोग क्या है, और उदाहरण करके आपको बताना है, ठीक, उदाहरण दे करके। व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। तो इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बताना है। देखिए, रैंडमली हम लोग कहीं से भी उठा लेते हैं, वही हो जाता है रैंडमली, ठीक है, कोई निश्चित नहीं होता है कि किससे चुने। अगला है, म्यूचुअली एक्सप्लोसिव घटनाओं की सिद्धांत की व्याख्या करें, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो संगठित घटनाओं का सिद्धांत की व्याख्या करें, या फिर अवधारित करें, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट है हमारा, शर्त के अनुसार संभावना कैसे गणित होता है, ठीक है। हाउ इज कंडीशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। और ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। जितने भी आपके फॉर्मूले आएंगे वो सभी पी से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ले लीजिएगा, प्रायिकता। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कि एक पूर्णतः घटना और एक परस्पर असंगत घटना के बीच अंतर को समझाइए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एन एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, यार मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इवेंट एंड अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पूर्णतः जो घटना होता है, ठीक है, उसका भी डेफिनेशन दिया गया है। परस्पर असंगत घटना है, इसका भी डेफिनेशन दिया गया है। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस टाइम पे ये मैथ वगैरह नहीं होता था। आर्ट्स लिए तो भाई मैथ नहीं पढ़ना है आपको, कॉमर्स लिए तो मैथ नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी लिए तो मैथ नहीं पढ़ना है, केवल मैथ वालों को मैथ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आज का जो सिलेबस है ना, यह जानबूझ के ऐसा गया है कि ताकि बच्चे ग्रेजुएशन ही नहीं कर पाएँ, ठीक है। और इसका रीज़न भी मैं बता दूंगा अभी लास्ट में। प्रासंगिकता के संदर्भ में शब्द नॉट का अर्थ बताइए, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता जानते हैं, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, ठीक है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, फिर परसेंटेज में यह चलने लगता है। अगला है, घटना ए या घटना बी होने की संभावना की गणना करें, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या LPP जिसको बोलते हैं, ठीक है, लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को परिभाषित करें और एक सरल उदाहरण देके आपको समझाना है। वहाँ पे हो सकता है कि इनमें से कौन एक LPP का उदाहरण है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपका, ठीक है। LPP लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लाइनर प्रोग्रामिंग में संभावनापूर्ण समाधान के सिद्धांत की व्याख्या करें, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फेसिबल सॉल्यूशन इन लाइनर प्रोग्रामिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का ग्राफिकल विधि से समाधान कैसे किया जाता है, इसका विवरण देना है आपको, ठीक है। तो ग्राफ बनाने जानते हैं आप लोग, और जिस दिन मैथ का एग्ज़ाम होगा आप लोग पेंसिल भी लेके जाया कीजिएगा, ठीक है। अगर बाय चांस आपको ग्राफ वगैरह में दे कैलकुलेटिंग करना, तब आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैथ के दिन में आप लोग स्केल और ये पेंसिल भी लेके जाइएगा, ठीक है। मैथ और ज्योग्राफी 2 चीज़ में ये तो काम आता है। अगला है आपका, रेलियर प्रोग्रामिंग के संदर्भ में संभावनाशाली और असंभावनाशाली क्षेत्रों के बीच अंतर को विवेचित करें, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, टोटल मैं दिखा देता हूँ, एक एक करके कितना बता दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम है, मैं केवल एक प्रोवाइडर हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पे आपका मीन मीडियन मोड है, ठीक है। जैसे कि बोल गया कि एक्सेल में योग, औसत, मध्य बिंदु, सांदर्भिक, संख्यात्मक, वेरिएशन और मानक विचलन में समाहित संख्या विश्लेषण कैसे सहायक होते हैं। अब देखिए बोलिएगा एक्सेल क्या है। तो कंप्यूटर अगर आपने पढ़ा होगा MS ऑफिस, अब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि MS ऑफिस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है, उसमें एक्सेल होता है, ठीक है, एक्सेल, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नाम सुने हैं, ठीक है। तो यही सब मिक्स करके देना है, जबकि ये नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन भी इन्होंने पूछ लिया है। अगला है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एक्सेल डेटा विश्लेषण के संदर्भ में सांख्यिकीय चार्ट का महत्व क्या है, ठीक है। तो टोटल देख लिए 50 तक के मैं क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने गेस्ट पेपर नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिएगा। गेस्ट पेपर में आपको लेकिन केवल सब्जेक्टिव ही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, सबसे बेटर है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आया है मैं सॉल्व करके सब दिखा दिया हूँ, और मैं आपको दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक, या फिर यूट्यूब में सर्च मारिएगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग ज्ञान सागर, तो आ जाएगा, ठीक है। सागर साहब मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं वैकेंसी का अपडेट वगैरह देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल सोच, इन सब से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जितना सिलेबस है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको एक कोशिश कीजिएगा कि इसको जो है एक बार में बैठे ना तो कम से कम इसको कंप्लीट कर लें 50 क्वेश्चन, 50 नहीं तो कम से कम 25 करके 2 बार में कंप्लीट, ठीक है। मतलब 3 घंटा 2 बार में बैठिए, 6 घंटा में ये आपका पूरा का पूरा जितना दिया गया है, ठीक है, 20 पेज का है PDF, 20 पेज कंप्लीट होने जाना चाहिए, ठीक है। 6 घंटा मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। आप अगर स्पीडली पढ़ते हैं और नोट करते जाते हैं तो 4 घंटा में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों, एग्ज़ाम अगर इंग्लिश में होता है, ठीक है, तो एक तरह से तो मैं बोलूँगा सरासर गलती कर रहा है यूनिवर्सिटी, और इसके ऊपर आवाज़ भी उठाना चाहिए। देखिए हम लोग का कॉन्वोकेशन होगा, और अगर मैं वहाँ पे पहुँचा, अगर मुझे माइक मिला तो मैं तो ज़रूर बोलूँगा कि ये सरासर गलती है, और गोदी मीडिया भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रही है ना। चलिए जो भी है, हाँ रीज़न बताना था ना कि क्यों क्या है ऐसा। देखिए जनगणना हुआ था, वार्षिक जो है लिटरेसी का काउंटिंग होता है, बेरोजगारी का काउंटिंग होता है। वैसे तो जनगणना 2021 में होना था, लेकिन नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। चलिए वो अलग की बात है, 11 में हुआ था लास्ट टाइम। तो बेरोजगारी का जब जनगणना हुआ तो पता चला कि भारत में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है, तो कितने पढ़े लिखे हैं, तो BA स्नातक, ठीक है, BA स्नातक बेरोजगार ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो अब सरकार बोल रही है कि इसको आदमी पढ़ेगा तब नहीं रोज़गार मांगेगा कि हमको नौकरी चाहिए। या अगर 12th पास रहता है ना जनरली कैंडिडेट, तो वह नहीं बोलता है कि हमें रोज़गार चाहिए, वो कोई भी काम कर लेता है। लेकिन जब एक कैंडिडेट ग्रेजुएट हो जाता है ना, तो वह आम काम ऐसा मतलब काम नहीं कर सकता है। मतलब एक तरह से ना उसके मन में गिल्टी फील होने लगता है कि यार इतना पढ़े लिखे का है, जो कि सही नहीं है, मानता हूँ मैं। लेकिन इससे ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं, उसको सरकार को दूसरा रूल निकालना चाहिए था। लेकिन ये क्या किया, NEP लाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसमें जो है इन्होंने ऐसा कर दिया कि आपको मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जो कि संभव नहीं है। अगर मैथ और इंग्लिश पढ़ाना ही है तो 10th में रख दीजिए आप कंपलसरी, ठीक है। फिर हम लोग अपना एक सेपरेट ऑनर्स क्यों चुनते हैं भाई, क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन नहीं, सरकार चाहती है कि आप ग्रेजुएट ही ना हो, ग्रेजुएट होंगे तब ना आप रोज़गार के लिए आंदोलन करेंगे, ठीक है। तो ग्रेजुएट ही ना हो, और जो है समाज, अब डेफिनेटली अगर बात ऐसा रहेगा 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम, तो पहले जहां मान लीजिए 2020 में चाहे 22 में अगर हमारा 100 बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा था, वहीं अगर 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो जाता है तो मेरा 20 बच्चा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, यकीनन, आप माने या ना माने। क्योंकि 4 साल पहले 3 साल का था, वो तो ईजी था, ठीक है, अब 4 साल का कर दिया है। ऊपर से आपका 1000 गो प्रकार का डिफरेंट प्रकार का सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो फेल करते हैं बच्चे वो मैथ है, इंग्लिश है, ठीक है, ये फेल कर जाते हैं। ऊपर से यार बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं जिसको कभी सोचे भी नहीं थे। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ये जो सब्जेक्ट है ना आपका, ये किसके लेवल का सब्जेक्ट है मालूम है? ग्लोबल सिटीजनशिप, CA का नाम सुने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको पढ़ना पड़ रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनता है? MBA करके। MBA कौन करता है? तो जो लोग IIM में पढ़ते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उन लोग के लिए है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो लोग कैट का एग्ज़ाम निकालते हैं, कैट आप लोगों का नाम भी नहीं सुने होंगे बहुत से कैंडिडेट, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टफ घुसा दिया है ना कि बीटेक लगेगा कि यार हम बीटेक कर रहे हैं ना, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ नहीं बुझा रहा है, ठीक है।
तो देखिए कुल मिला के बात इतना है कि अब केवल और केवल जो बच्चा बहुत मेहनती है वही केवल ग्रेजुएशन कर पाएगा, मेहनती नहीं, बहुत मेहनती, और दिमाग भी शार्प होना चाहिए। ठीक है, चलिए जो भी है मैंने सब चीज़ बता दी। मैं केवल मोटिवेशन देकर आपको फुलाना नहीं चाहता हूँ, ना ही डिमोटिवेट करना चाहता हूँ। ठीक है, जो है जैसा है वैसा ही मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तटस्थता जिसको बोलते हैं ना, कि ना तो हम ज़्यादा बताएंगे ना ही कम बताएंगे, जो है वही बताएंगे, तटस्थता। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। थैंक यू दोस्तों, मेरी बातें अगर पसंद आई हों तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सॉरी, लेकिन सच्चाई को तो जानना ही पड़ेगा यार। ठीक है, और मानना ही पड़ेगा। थैंक यू, बाय। और एक सॉल्यूशन है, अगर आप में से कोई अभी भी 3 साल का ग्रेजुएशन करना चाहता है तो इग्नू में अभी भी हो रहा है, और वहाँ पे आपको मैथ वगैरह नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। 3 साल का प्रोग्राम है, 1 साल में 1 बार एग्ज़ाम होगा, 3 साल में 3 बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लेकिन हाँ वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ST SC को केवल स्कॉलरशिप मिलेगा। थैंक यू, बाय।